जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी टेट लेवल का। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको बढ़िया से समझ में आने वाला है भाई अजित राज। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति क्या है? व्यवहार के अर्जन में उन्नति। और किसके संदर्भ में दिया गया? अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन है। ठीक, पहले ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। अब ये चीज जो इतना हुआ है, इसको कहा किसने है? इसको कहा जिन्होंने रेनफोर्समेंट थ्योरी दी थी, उन्हीं ने ही कहा था। रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी? पुनर्बलन थ्योरी पे सिद्धांत किसने दिया था? स्कीनर चाचा ने। तो पहला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? क्या सही है ये देखना है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जी। या विकास की प्रक्रिया है जी। यह उद्देश्यपूर्ण होता है जी। उपरोक्त सभी। ठीक, तो देखना है विकास की प्रक्रिया अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, या विकास की प्रक्रिया, या उद्देश्यपूर्ण भी होता है जी। हाँ, तो चौथा आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किसी ने कहा है, ध्यान से समझिएगा। सीखना जो है हमारी आदतों, हैबिट जो हमारी ज्ञान है एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्नलिखित से किसका है? ठीक है, तो यह कथन अगर देखा जाए तो किसका है? तो यह कथन हमारा क्रो एंड क्रो का है। इन्होंने ही कहा था कि सीखना ज्ञान अभिवृत्ति का अर्जन है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो चाचा के साथ जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम ... चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया। बस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अधिगम चलने वाली प्रक्रिया क्या होगा। उसमें अधिगम किशोरावस्था तक ही चलेगा, या वृद्धावस्था तक चलेगा, या युवावस्था तक? नहीं, जीवन पर्यंत तक, जन्म से मृत्यु तक, यानी कब्र तक, यानी जन्म से मृत्यु तक, उनके गर्भ तक। सॉरी, मैंने विकास का बोल दिया। जन्म से, ठीक है, और यहाँ पे मृत्यु तक। माँ के गर्भ से होगा कब्र तक, तो वो हमारा विकास क्या हो जाएगा? विकास, डेवलपमेंट हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? क्या व्यक्तिगत कारक देखना है तो बालकों की रुचि को, सीखने की रुचि, शारीरिक व मानसिक दशाएं, बुद्धि, ये सभी। हाँ, तो भाई अधिगम में जो अधिगम का सीखने की प्रक्रिया है, में अगर व्यक्तिगत कारक देखना है तो बालकों को सीखने में भी रुचि भी होनी चाहिए, शारीरिक व मानसिक दशाएं भी उनकी ठीक होनी चाहिए, बुद्धि भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो चौथा ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर चला जाए। नेक्स्ट है, किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? क्या? बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, घर का वातावरण तथा माता पिता से बालकों का लगाव, संवेदनात्मक सुरक्षा की बालक में आंशिक योग्यता। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? किसी बालक की प्रारंभिक व्यक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, ये होगा, या घर का वातावरण तथा प्रारंभिक पूछा है स्टार्टिंग में, तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है बालक की? तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा होती है परिवार। तो याद रखिएगा, परिवार वाला ढूंढेगा। बालक घर का वातावरण यानी परिवार तथा माता पिता से बालक का लगाव। पहला आंसर राइट आंसर, दूसरा राइट आंसर हो गया। बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपाय है? क्या है? बालकों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाए। ठीक है, स्कूल का प्रदूषण मुक्त वातावरण यानी अगर प्रदूषण वाला वातावरण है तो वहाँ से उसको मुक्त करना है। ठीक है, वो भी ठीक है। अधिगम के प्रति छात्रों के ध्यान को एकाग्र किया जाए, या उपरोक्त सभी। तो हमारा चौथा आंसर राइट हो जाएगा। तीनों हमारे पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट, निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है? क्या है? अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिक रुचि, दूसरा कक्षा कक्ष में एकाधिकार,
गृह कार्य की अधिकता, लेखन की अधिकता, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। कच्चा कच में अधिकाधिक कार्य, ज़्यादा कार्य नहीं देना, बर्डन नहीं देना। अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, कच्चा कच में बालकों को एकाग्र करने के सहायक व्यक्तिगत कारक क्या है? एकाग्र करना है बच्चों को तो क्या करना है? भिन्न प्रकार के वस्त्र, शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण, छात्रों की जिज्ञासा का विकास, शिक्षक की जोरदार आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। भिन्न प्रकार के वस्त्र, जरूरी नहीं कि वस्त्र भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे ले आए, ठीक है। और भाषण जरूरी भी नहीं है शिक्षक बैठ के भाषण देगा, पढ़ाने आएगा। अच्छा, शिक्षक बैठ के उसको बच्चों को क्यूरियोसिटी उत्पन्न करेगा, जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, विकास करेगा, उसका विकास। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित कहते हैं। मतलब अगर कोई दूसरी वस्तु आपने दिमाग हटाया, दूसरे लिया, तो उसको क्या कहेंगे? हमारा अधिगम कहेंगे, पर्यावरण या ध्यान, अपरिपक्वता। हमारा क्या कहेंगे? ध्यान केंद्रित करो बच्चा, तभी पढ़ पाओगे, कहते नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? क्या है सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? सोचा किससे जाता है? बुद्धि से सोचा जाता है। तो पहला आंसर हमारा राइट हो गया। एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीखता है, इसका कारण हो सकता है तेजी से सीख रहा है तो बालक की तेज बुद्धि होगी, बालक के सुनने की क्षमता होगी, बालक की तेज नज़र, बालक की चिड़ बुद्धि नहीं। तेज नज़र से वो क्या कोई चीज़ सीखेगा? जरूरी नहीं है। सुन के कोई चीज़, मतलब सुनने की क्षमता अगर ज़्यादा है तो वो सीख पाएगा नहीं। तेज बुद्धि अगर है, बुद्धि सबसे मेन चीज़, ब्रेन हमारा, ठीक। तेज बुद्धि पहला आंसर के साथ राइट। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? औपचारिक प्रणाली या अनौपचारिक प्रणाली? औपचारिक प्रणाली जो कोई चीज़ अगर नियमबद्ध तरीके से किया जाए, ठीक है। और अनौपचारिक प्रणाली अगर देखा जाए तो कोई चीज़ बिना नियमबद्ध, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो कोई चीज़ नियमबद्ध के डिसिप्लिन में काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं डिसिप्लिन में काम करते हैं, लेकिन घर पे हैं तो डिसिप्लिन नहीं, कुछ भी कर दिए। हाँ, जैसे अनौपचारिक, ठीक है, ये अनौपचारिक हो गया। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, तो हमारा ये दूसरा आंसर, थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। अनौपचारिक क्या है? मतलब उसका कोई विशेष रोल नहीं कि हाँ ये मतलब नियम के अनुसार ही किया जाए, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक अधिगम का भाग है? परिवार में कोई चीज़, हाँ मतलब ये काम पहले कर ले, वो काम बाद में कर लें, तो तब भी चलता है, तो ये है, ठीक है, ये है। दोस्तों में भी वही चीज़ है, समाज में भी वही चीज़ है। पाठ्य पुस्तक वाली चीज़, वो किताबों से, वो स्कूल से जुड़ी हो, स्कूल में क्या होती है? डिसिप्लिन होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है भाई, शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। क्या? विषय का ज्ञान, भाई ये कारक है। मनोविज्ञान का ज्ञान, ये भी कारक है। व्यक्तिक भेदों का ज्ञान, अनुशासनहीनता हमारा क्या? कारक नहीं है। तो राइट आंसर ये चला जाए। बच्चों के व्यक्तिक विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तत्व पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या नहीं देना चाहिए ध्यान शिक्षक को? ये पूछ रहा है। बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, ये तो भाई ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव पूछा है, ये पॉजिटिव है। बच्चों में नैतिक मूल्यों को, भाव को जागृत करना, ये भी पॉजिटिव। बच्चों को पर्याप्त स्नेह देना, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को व्यक्तित्व को मान्यता न देना, ये नेगेटिव है, और ये हमारा राइट आंसर चला जाएगा चौथा के साथ। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए आपके परिवार में से एक शिक्षक के क्या, आपके विचार में से एक शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए? भाई टीचर का क्या गुण होना चाहिए कि अधिगम को प्रभावी बने? विषय का ज्ञान बहुत जरूरी है टीचर को। शिक्षक का व्यवहार बहुत जरूरी है, अच्छा व्यवहार करेगा बच्चा अच्छे से सीखेगा। गर्मी बहुत है। शिक्षण विधियाँ, ये भी बहुत जरूरी है। अगर शिक्षण विधियाँ नहीं पता होगी तो कैसे पढ़ाएगा भाई? चौथा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। बालकों में अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा योगदान दे रहा? वातावरण, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, बालक की आयु, ये सभी। भाई वातावरण भी सही, मोटिवेशन भी सही, बालक की एज भी सही है, तीनों सही है, तो हमारा चौथा आंसर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति होता है, यानी उस बगीचे की भांति होता है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। या कौन से चाचा कहे थे? तो स्किनर कहते, फ्रोवेल कहते, रूसो कहते, जीन पियाजे कहते। तो इसमें कहते कि हाँ उद्यान की भांति है या बगीचे की भांति है जिसमें बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सकता है, तो वो हमारी फ्रोवेल चाचा कहते। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? पर्यावरण का प्रभाव, जी हाँ,
वंशानुक्रम, जी हाँ। कक्षा का परिवेश, जी हाँ। उपरोक्त सभी राइट आंसर हमारा है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? अनुकरण है, प्रशंसा है, प्रतियोगिता है, ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कौन कौन से कर सकता है? अनुकरण भी कर सकता है, प्रशंसा भी कर सकता है, प्रतियोगिता भी कर सकता है, और ये सभी। राइट आंसर हमारा चौथा के साथ चला जाएगा। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये सभी। तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब भी उनका संवेगात्मक विकास हो पाएगा, ठीक। मानसिक योग्यता अगर ठीक है तब भी, अगर कोई थकान उनको है, ठीक है, तो वो भी प्रभावित कर लेगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारा चौथा के साथ जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? कहाँ? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में, ऑडिटोरियम में, गृह में। अगर संज्ञानात्मक विकास क्या कहा जाए तो पियाजे जो चाचा दिए थे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, तो वो कहाँ, वो सबसे बढ़िया कहाँ प्रयोग किया जा सकता है? खेल के मैदान में, या विद्यालय में, या ऑडिटोरियम में, या फिर गृह में। तो उसको अगर अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है तो विद्यालय एवं कक्षा में। संवेग का शाब्दिक अर्थ है, संवेग का शाब्दिक अर्थ है क्रोध का और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव का उथल पुथल, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ है उनकी जो उत्तेजना है या भाव है उसका उथल पुथल, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? मोटिवेशन के? ना 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 ना, संवेग के, जी हाँ, संवेग के प्रकार हैं। अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। संवेग के क्रोध व भय इसके प्रकार हैं, ठीक, जो उथल पुथल हो जाती है। नेक्स्ट, सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? जो सृजनात्मक क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। चित्रपूर्ण परीक्षण, वृत्त परीक्षण, टीन के डिब्बे का परीक्षण, ये तीनों सही है। तो हमारा राइट आंसर चौथा के साथ है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? अगर पूछा जाए कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, हाँ। अच्छी अंतर्दृष्टि, ठीक है, बहुत सही है। क्रियाशीलता, जी हाँ, तीनों सही है। तो हमारा राइट आंसर। सीमित रुचियां, हमारा क्या है? उनकी सीमित रुचियां नहीं होती हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक। और नहीं पाया जाता तो नहीं पूछा, चौथा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? क्या? खेल है, भाषण है, कहानी लेखन है, निर्माण संबंधी क्रियाएं। खेल सहायक है, भाषण जरूरी नहीं है, कहानी लेखन है, और निर्माण संबंधी क्रियाएं हैं। तो राइट आंसर सेकंड के साथ जाएगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो अगर बुद्धि और क्रिएटिविटी में देखा जाए तो पॉजिटिव मतलब रिलेशनशिप पाया जाता है। तो देखा जाए तो धनात्मक होगा। लास्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के लिए मानसिक प्रक्रिया या कथन किसने कहा था? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन ये भी हमारे किसने कहे थे? क्रो एंड क्रो चाचा ने कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।